नमस्कार सभी को। तो यहाँ पर क्रीप को भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल आपको मैंने क्रीप का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, अब सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्रीप का आपको ग्राफिकली समझा दिया था क्या होती है क्रीप, बेसिक चीज़ के बारे में हमने समझ लिया था। और कंक्रीट के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्रीप इन कंक्रीट के बारे में। चलिए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को और आगे समझते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा क्रीप के रीज़न क्या होते हैं होने के, क्यों क्रीप होता है। अब ये रीज़न जो है ये अभी भी इन रिसर्च प्रोसेस में है, रिसर्च में है। मतलब हमें क्लियरली अभी भी नहीं पता कि भाई जो आपका क्रीप होता है वो किस वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखना, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि कुछ फैक्टर्स मैंने अभी बताऊंगा जो मैं आपको, वो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो हमें बस अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इन वजह से क्रीप हो सकता है। लेकिन अभी भी ये रिसर्च का एक पार्ट बना हुआ है। अभी तक भी हमें क्रीप का क्लियर बिहेवियर को हम नहीं समझ पाएंगे किस वजह से क्रीप होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जो भी मैं आपको यहाँ पर रीज़न बताने वाला हूँ ये एक तरीके से अंदाजे के बेसिस पे लिया हुआ है कि हमने मान लिया है कि हाँ इस वजह से हो सकता है क्रीप, लेकिन ये करेक्ट इसका रीज़न नहीं है। अभी तक भी हम ये नहीं बता सकते कि ये यही एक पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से क्रीप हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक अंदाजे के बेसिस पे जो चीज़ अब तक हमारे रिसर्च में पाई गई है उसके बिहाफ पर मैं आपको पॉइंट्स आगे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीप इन कंक्रीट। क्रीप इन कंक्रीट मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कौन कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से क्रीप हो सकती है? फॉलोइंग रीज़न। अब देखिए कौन कौन से रीज़न हैं। पहली बात ध्यान रखना, जो क्लास है वो पूरी लेना, प्रॉपर लेक्चर देखना, टोटली कंप्लीट लेक्चर देखना। अगर आधा अधूरा लेक्चर देखो कुछ समझ नहीं आएगा आपको और कोई फ़ायदा भी नहीं है पढ़ने का। आप इससे बढ़िया ना पढ़ो, अगर पढ़ना है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो लेक्चर आपने जो देना है वो पूरा प्रॉपर लेक्चर आपको लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है उसको बीच में। चलिए, तो क्योंकि आपके कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है और पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखो, उसका फल तभी मीठा मिलता है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्रीप इन कंक्रीट में बी ड्यू टू, किन कौन कौन से रीज़न है जिनकी वजह से क्रीप हो सकता है, क्लियर नहीं है लेकिन बताया जाता है कि हो सकता है इनकी वजह से। तो कौन कौन से रीज़न है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला फर्स्ट रीज़न, ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। जो भी आपका वाटर एब्जॉर्ब्ड है कंक्रीट के अंदर उसका मूवमेंट होने की वजह से क्रीप हो सकता है। सेकंड पॉइंट, स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल्स। जेल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जब हम पानी मिलाते हैं कंक्रीट के अंदर ड्यूरिंग द हाइड्रेशन, जो पेस्ट होता है सीमेंट का, तो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो पेस्ट आपका तैयार बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्लाइडिंग होती है उसी को मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो जेल जो है वो एक पेस्ट को बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल्स, हो सकता है जो जेल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्लाइडिंग हो रही है, उसकी वजह से आपको क्रीप देखने के लिए मिल रहा है। पहला क्या बता दिया आपको, हो सकता है इंटरनल मूवमेंट हो रहा है एब्जॉर्ब वाटर में, जो एब्जॉर्ब वाटर है वो आप मूव कर रहा है कंक्रीट के अंदर, तो हो सकता है उस वजह से क्या हो रहा है, जो आपको डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो आपको क्रीप स्ट्रेन दिखलाया था वही वाला, समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, मॉइस्चर लॉस क्या है? देखिए ये भी हो सकता है कि मॉइस्चर लॉस जब होता है तो आपको पता है जब मॉइस्चर लॉस होता है तो जो भी आपका जो वॉइड्स हैं वो अब जो पानी से पहले फिल्ड थे अब वो एयर से फिल्ड हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वॉइड्स होंगे, जितना ज़्यादा हमारे कंक्रीट के अंदर एयर वॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगी, जो स्ट्रेंथ होगी हमारी वो कम हो जाएगी कंक्रीट की। और अगर स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट की कम होती है तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि हमारी वहाँ पर क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मॉइस्चर लॉस भी एक रीज़न हो सकता है किसका, क्रीप का, मॉइस्चर लॉस। इसका मॉइस्चर लॉस का मतलब क्या है कि आपको समझ आ चुका है कि इंक्रीज इन एयर वॉइड्स इन कंक्रीट, मतलब क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहे हैं एयर वॉइड्स इन कंक्रीट, इंक्रीज इन एयर वॉइड्स इन कंक्रीट। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी कंक्रीट की, और आपकी अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा, क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ माइक्रो क्रैक्स होते हैं उसकी ग्रोथ। अब ये ग्रोथ ऑफ माइक्रो क्रैक्स कौन से हैं? ध्यान रखना, माइक्रो क्रैक्स ये सरफेस वाले क्रैक्स नहीं होते, ये ध्यान रखना कंक्रीट के सरफेस पे जो होते हैं वो नहीं है क्रैक्स, ये माइक्रो क्रैक्स हैं,
क्रैक्स नहीं बोल रहा, माइक्रो क्रैक्स। माइक्रो क्रैक्स कहाँ होते हैं? ये होते हैं कंक्रीट के अंदर, इनसाइड द कंक्रीट। और कहाँ मिलेंगे आपको इनसाइड द कंक्रीट? कहाँ मिलेंगे इनसाइड द कंक्रीट? जो सीमेंट पेस्ट होता है आपका और जो एग्रीगेट होता है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, उन दोनों की बॉन्डिंग में जो क्रैक्स आ जाते हैं, जो बॉन्डिंग उसकी जो ब्रेक होती है, जो क्रैक्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रैक्स बोलते हैं। तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो क्रैक्स हो सकता है कि जो माइक्रो क्रैक्स ग्रोथ हो रही है, अब ये तो आपको मिलेंगे, माइक्रो क्रैक्स तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि डिफॉर्मेशन आपका होगा। डिफॉर्मेशन होगा तो जो एग्रीगेट है और जो सीमेंट पेस्ट है उसके बीच में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। वो इनसाइड द कंक्रीट हो रही है ये सारी चीज़, ठीक है ना। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है इनसाइड द कंक्रीट हो रही है, हम इसको सीन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से क्रीप हो रहा हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको बेसिक पॉइंट्स बता दिए कि हो सकता है इनकी वजह से आपका क्रीप हो रही हो, लेकिन क्लियरली हमें ये क्लियर नहीं है कि भाई कौन सा पॉइंट्स इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है, कि किस वजह से रेस्पॉन्सिबल है, कि किस वजह से क्रीप हो रही है। लेकिन अंदाजा है, अंदाजे वाली चीज़ अब तक बता दी गई है, जो कि अभी भी रिसर्च का पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कि भाई ये जो क्रीप है ये स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट डालती है? इफेक्ट्स ऑफ क्रीप ओवर द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट डालती है क्रीप ओवर द स्ट्रक्चर? सबसे पहला बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस बारे में, और पता भी होगा काफ़ी लोगों को। क्या होता है? इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब। जो भी बीम और स्लैब होगी, जो डिफ्लेक्शन होता है बीम और स्लैब में, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? क्रीप की वजह से, ज़्यादा निकल के आएगा और ज़्यादा। और डिफ्लेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, बीम एंड स्लैब में। तब भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका बीम है, ये आपकी सपोर्ट है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि बीम क्या कर जाता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये क्या होता है? आपका डिफ्लेक्शन होता है। ये क्या है? डिफ्लेक्शन। बीम या स्लैब जो भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो अब ये डिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा अगर क्रीप होगी तो। क्रीप का इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ कॉलम का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस वजह से लीड टू बकलिंग, इस वजह से आपको बकलिंग देखने के लिए मिलती है कॉलम में। तो कॉलम के केस में कैसा होगा? कॉलम के केस में कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से। मान लीजिए दोनों तरफ से फिक्स है कॉलम, एग्जांपल के लिए ऊपर से आपने लोडिंग दे रही है पी, तो कैसा देखने के लिए मिलेगा? इस तरीके से आपको बकलिंग देखने के लिए मिलेगी कॉलम के अंदर। बकलिंग समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? बकलिंग, तो ये एक लीड टू बकल करता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, क्रीप की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। अब प्री स्ट्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो। लेकिन प्री स्ट्रेस में जो लॉसेस पड़ते हैं उसमें क्रीप एक पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट इसलिए समझा दिया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आपको प्री स्ट्रेस में ही समझ आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि ये इफेक्ट डालता है प्री स्ट्रेस के ऊपर, तो लॉस में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये आपको बता दिया मैंने कि कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं स्ट्रक्चर पे क्रीप की वजह से। अब जो क्रीप है वो किस वजह से इंक्रीज हो जाती है, जो भी हम कैसे इसको रोक सकते हैं और कैसे ये इंक्रीज होती है, वो सारी चीज़ समझानी है। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप के बारे में हम देख लेते हैं। क्या फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप? तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रीप। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रीप को? तो अब देखिए, यहाँ पर क्रीप किन किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो जाती है, वो फैक्टर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो क्रीप इंक्रीजेज व्हेन, कब कब क्रीप इंक्रीज होती है, तो कैसे इंक्रीज होती है क्रीप, तो वो चीज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट, व्हेन सीमेंट कंटेंट इज़ हाई। अगर हमारा सीमेंट कंटेंट क्या होगा? हाई होगा।
और सीमेंट कंटेंट हाई होगा तो क्या होगा भाई, सीमेंट कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपको जो वॉइड्स होंगे कंक्रीट के अंदर वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। क्यों वॉइड्स क्यों कंक्रीट के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे? क्योंकि सीमेंट क्या है, फाइन पार्टिकल्स मिलकर बना है, और फाइन पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ वॉइड्स आपको मिलेंगे, मतलब वॉल्यूम वॉइड्स आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और वॉल्यूम वॉइड अगर ज़्यादा होगा तो जो स्ट्रेंथ होगी कंक्रीट की वो कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट की कम होगी तो क्रीप आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो सीमेंट कंटेंट अगर हाई होगा तो क्या होगा, जो वॉइड्स होंगे वॉइड्स विल बी मोर, ज़्यादा वॉइड्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो उससे क्या इफेक्ट होगा कि आपका जो क्रीप होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, वाटर कंटेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो इज़ हाई। क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो इज़ हाई। अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर हाई होता है तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर हाई होगा तो इसका मतलब पानी आपने ज़्यादा ले रखा है। पानी ज़्यादा लेने की दिक्कत क्या होगी, देखिए पानी ज़्यादा होगा तो पानी किसके अंदर, वॉइड्स के अंदर ही रहेगा। तो अगर वॉइड्स पानी ज़्यादा है तो वॉइड्स भी ज़्यादा हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी आपका इवेपोरेशन हो जाएगा। अगर पानी का इवेपोरेशन हो गया, सारे पानी का इवेपोरेशन हो गया, तो इससे क्या होगा कि भैया पानी की जगह पे अब एयर आ जाएगी, तो वॉइड्स जो होंगे वो एयर से फील्ड हो जाएंगे। इसके वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से क्रीप बढ़ जाएगा। तो क्या होता है इसका मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है अगर वो हाई है तो आपका क्या होगा कि जो क्रीप की वैल्यू होगी वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नेक्स्ट, सारे पॉइंट समझाते जा रहा हूँ आपको साथ के साथ। क्या मतलब है, एग्रीगेट कंटेंट इज लो। अगर हमारा एग्रीगेट कंटेंट लो होगा तो क्रीप ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा एग्रीगेट कंटेंट है वो कोर्स पार्टिकल्स हैं। अगर कोर्स पार्टिकल्स हमारे कम है, फाइन पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो जो पहली वाली कंडीशन बता रही है मैंने वही वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो पहली और थर्ड कंडीशन जो है वो एक दूसरे सेम ही कंडीशन है, बस वो अलग अलग बातों के लिए लिखी हुई है। वहाँ सीमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ। सीमेंट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट उसके हिसाब से रेशियो में कम है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो सेम वही चीज़ हो जाएगी कि आपको वॉइड जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको, और इस वजह से क्या होगा कि क्रीप भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट, एयर एंट्रेनमेंट इज़ हाई। अगर एयर एंट्रेनमेंट हाई होगी तो क्रीप ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब तक जो मैं बात बता रहा हूँ वो बता ही क्या रहा हूँ, ये तो चीज़ बता रहा हूँ कि जो भी एयर वॉइड्स हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब एयर एंट्रेनमेंट जो होती है आपको पता होना चाहिए कि जो वर्केबिलिटी आपने पढ़ी होगी, वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए एयर एंट्रेनमेंट दिया जाता है। अब एयर एंट्रेनमेंट के यूज से वर्केबिलिटी बढ़ा तो देते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्रीप भी उसके साथ बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पर वर्केबिलिटी तो बढ़ा ली लेकिन क्रीप भी बढ़ रहा है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये फैक्टर बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, अगर बात करूँ तो टेम्परेचर अगर हमारा ज़्यादा होगा, इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नो डाउट कि रेट ऑफ इवेपोराइजेशन बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ गया तो आपको पता ही है कि उसकी जगह पे क्या बचेगा, फिर एयर वॉइड्स बचेंगे, और फिर वही चीज़ सेम हो जाएगी, क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इज़ मोर तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब क्या हो जाएगा, जो लिक्विड वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से आपके एयर वॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर इफ़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो। अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब क्या है कि जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वॉइड्स हैं उनके भी उसमें जो वाटर है वो कम है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या है, कम है, पानी कम प्रेजेंट है। तो अब जब कंक्रीट होगी तो कंक्रीट के अंदर वाटर है, तो कंक्रीट में जब वाटर है तो वाटर जब वो वेपराइज होगा तो ईजिली वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारी जो एयर होगी जो एटमॉस्फेयर में उसके अंदर ईजिली एंटर कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं, जो भी वॉइड्स हैं वो एयर के साथ फिल है, और पानी भी है, ऐसे नहीं पानी और एयर दोनों हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो। अगर लो होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो क्या होगा, इसका मतलब उसके पास कैपेबिलिटी है और पानी लेने की। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कंक्रीट होगी कंक्रीट के अंदर पानी है, तो पानी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। जब पानी उतना ही ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा तो क्या होगा, किसके अंदर से वेपराइज हो जाएगा, जो कंक्रीट है। तो कंक्रीट के अंदर से वेपराइज क्यों हुआ, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती तो एटमॉस्फेयर में, मेरे पास में एटमॉस्फेयर में जो एयर होती और एयर के बीच में जो वॉइड्स हैं उसके अंदर प्रॉपर पानी होता, तो एयर को जरूरत नहीं होती और पानी लेने की। लेकिन अगर हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो वो पानी को क्या कर लेगी, इवेपोरेशन करा देगी। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब लो होती है एटमॉस्फेयर की तो रेट
ऑफ वेपराइजेशन, कंक्रीट के अंदर जो है वेपराइजेशन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंक्रीट के अंदर जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपराइज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एयर वॉइड्स बन जाएंगे और उसकी वजह से आपके क्रीप की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो भी समझते हैं। नेक्स्ट फैक्टर, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट फैक्टर अगर हमारी लोडिंग अर्ली एज में अगर हमने दे दी, लोडिंग अकर्स एट अर्ली एज, अगर अर्ली एज में मैंने लोडिंग दे दी तो उससे क्या दिक्कत आएगी। आपको पता है कि भाई जो भी रेट ऑफ क्रीप जो होता है वो शुरुआत में इनिशियल स्टेज ज़्यादा होता है और जैसे टाइम के साथ हम चलते आएंगे रेट ऑफ क्रीप स्लो होता जाता है। अब होता क्या है कि यदि लोडिंग मैंने स्टार्टिंग में दे दी, स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि कंक्रीट जो होती है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को अचीव करती है, यदि आपने कंक्रीट की प्रॉपर स्ट्रेंथ को अचीव नहीं होने दिया और पहली लोडिंग अप्लाई कर दी तो वहीं से ही आपका शुरू में इलास्टिक होने के बाद में क्रीप स्ट्रेन चालू हो जाएगा। जब क्रीप चालू हो जाएगा तो भैया वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्रीप की जो रेट होती है वो इनिशियल फेज में ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब मेरे को क्या कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मैं लोडिंग अप्लाई करूँ स्ट्रक्चर पर वो थोड़ा डिले कर दूँ, उसमें लेट कर दूँ। तो डिले करने की वजह से क्या होगा कि जो अब जो क्रीप निकल कर आएगी आफ्टर लोडिंग वो उसका जो रेट होगा वो स्लो होगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जो अगर आपने अर्ली एज में लोडिंग दे दी तो अर्ली एज में लोडिंग देने की वजह से क्रीप आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। समझ आ रहा है ये पॉइंट। नेक्स्ट, अगर लोडिंग, इफ लोडिंग सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि आपने लोडिंग कैसे दे रखी है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रखी है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आपने दे रखी है तो भी दिक्कत है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर आपने लॉन्ग पीरियड के लिए दे रखी है तो आपको क्रीप तो देखने के लिए मिलेगा। क्रीप होता है किस वजह से, लॉन्ग पीरियड में ही देखने के लिए मिलता है सस्टेन लोडिंग के लिए। तो ये जो पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पर क्रीप के, कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी क्रीप की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी क्लियर हो रहा होगा आपको भी किस वजह से। अब ये क्रीप की वैल्यू हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिड्यूस इट्स वैल्यू। तो इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ क्रीप रिड्यूस्ड बाय किस तरीके से कम कर सकते हैं भाई, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, रीइंफोर्समेंट ऐड करा दो, जो लोडिंग दे रहे हो उसको डिले लोडिंग दो, तो क्या हो जाएगा, आपका क्रीप का इफेक्ट कम पड़ेगा। सारे पॉइंट्स मुझे ऑलरेडी पता हैं, बस लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट्स क्या है, यूजिंग हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर मैं हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट यूज़ करूँगा तो क्रीप आपको कम देखने के लिए मिलेगा। सारे पॉइंट्स ऑलरेडी पता हैं। दूसरा क्या है, एडिंग रीइंफोर्समेंट ऐड करा दो। रीइंफोर्समेंट ऐड करा दोगे तो क्या होगा कि भाई जो भी डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है किसकी वजह से, क्रीप की वजह से, उसे रीइंफोर्समेंट क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा यार, ठीक है ना। और क्या है कि जो लोडिंग दे रहे हो आप उसमें डिले कर दो। नेक्स्ट, डिलेइंग द एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लोडिंग जो आप दे रहे हो उसमें डिले करा दो, क्योंकि शुरुआत में क्रीप की जो रेट ऑफ क्रीप होता है वो ज़्यादा होता है और बाद में एज के साथ में वो रेट ऑफ क्रीप कम हो जाता है। तो अगर आप जो लोडिंग दे रहे हो वो शुरुआत में ना देके बाद में दोगे तो आपको क्रीप भी कम देखने के लिए मिलेगा। तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं रिड्यूस करने के क्रीप को। समझ आ गया। तो ये फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कई बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आपको समझ नहीं आता, आप रट्टा मारते हो, लेकिन आप रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक एक फैक्टर्स को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया क्या क्या रीज़न है। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसका लेक्चर आएगा उसमें लॉन्ग टर्म्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, वहाँ पर हम समझ लेंगे, क्रीप कोफिशिएंट के बारे में समझ लेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। क्लियर हो गया। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।